हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, आज मेरे साथ है डॉक्टर सार्थक साहू और उनका पूरा परिवार। सार्थक ने री नीट 2026 जैसे टफ एग्जाम में 680 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 301 हासिल किया है। और इनके परिवार की खास बात यह है, ये सिर्फ टॉपर्स का परिवार नहीं है बल्कि डॉक्टर्स का परिवार है। सबसे पहले इनके पिताजी डॉक्टर रामकिशोर साहू, माताजी डॉक्टर सुनीता साहू और बड़े भाई डॉक्टर हर्षित साहू जीएमसी भोपाल से इन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर रखा है। और यंगेस्ट हमारे डॉक्टर सार्थक साहू। तो सबसे पहले तो भाई सार्थक और सर मैम हर्षित, आपके पूरे परिवार को डिवाइस फैमिली की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। तो बच्चों, दोनों भाइयों को डॉक्टर बनाने में इनके पिताजी की गाइडेंस और माताजी के सेक्रीफाइस का बड़ा रोल रहा है। तो दोनों भाइयों को कैसे इन्होंने इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया है वो आज के इस इंटरव्यू में जानेंगे। क्या क्या जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे उनको टैकल किया। तो हम यहाँ पे सार्थक से, उनकी माताजी से, पिताजी से और भाई से पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। सार्थक, जब आपका रिजल्ट आया AIR 301 तो कैसा लगा? मतलब परिवार का क्या रिएक्शन था? बढ़िया है। इट वॉज मतलब कि समथिंग लाइक अनअचीवेबल फॉर सम पीपल। मतलब उनके लिए ऐसा था कि हाँ बहुत अच्छी रैंक आई है, क्योंकि उस टाइम तक ऐसा था कि भैया की रैंक थी 7000। हालांकि थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। मतलब ये था कि अंडर 100 आ सकती है 680 मार्क्स पे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द पेपर। बट समहाउ ओके 301 है, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड, रियली गुड। क्योंकि अभी तक हमारे जो सुनने में आते थे वो 2500 2000 भी सुनने में आई थी जो जिन लोगों से मैं मिला था। बट 1000 के अंदर अभी तक मेरे सुनने मतलब मिल नहीं पाया था मैं। हाँ, एक से मैं मिला था, एक सर से, उनकी जरूर AIR 3 आई थी। ओके अच्छा सर, तक ये बताओ, आपने जब थर्ड में वाला पेपर दिया था तो उसमें आपके कितने मार्क्स थे? उसमें थे 705। 705। मैंने एक चीज नोटिस किया है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 650 प्लस स्कोर कर रहे थे उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो री नीट में पैनिक कर गए और उनका मार्क्स कम आया। तो जब आपने पेपर देखा तो आपको ऐसा नहीं लगा यार ये थर्ड में वाले से काफी टफ पेपर है, इसमें अगर स्कोर गिर गया तो मतलब आप पैनिक नहीं हुए, एंजाइटी नहीं हुई आपको? जो है सबके लिए है, टफ है, मेरे से नहीं बन रहा तो बाकियों से भी नहीं बनेगा। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छी बात बोले, मतलब इस थॉट प्रोसेस के साथ किया। मतलब ऐसा था कि 2025 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ। जिसमें ये था कि जब पेपर टफ आया तो लोगों से एक्चुअल में ज्यादातर लोगों से नहीं बना, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ नीचे हो गया। और हमारे सर का ऐसा था कि टफ तुम कोई एक अकेले पेपर दे ही नहीं रहे हो, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, सबके लिए सेम पेपर है। तुम्हें टफ लग रहा है, क्या पता तुम्हारे आगे वाले बच्चों को तुमसे भी ज्यादा टफ लग रहा हो। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा है? एम्स भोपाल। एम्स भोपाल। आपकी 301 रैंक है, तो वैसे तो आप ओबीसी कैटेगरी है ना? ओबीसी में तो इस बार टॉप 50 में बच्चे ज्यादा, शायद एम्स दिल्ली भी मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको क्या एम्स भोपाल? एम्स भोपाल ही जाना है। भोपाल से आप है, भोपाल में पापा डॉक्टर है, जीएमसी भोपाल से भाई ने एमबीबीएस किया है और आप भी एम्स भोपाल। वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप आपका ड्रीम कॉलेज जो हो आपको मिल रहा है। तो अब मैम, जी सर, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस आपका रहा है। देखो, एग्जाम क्रैक करना एक अलग चीज है जी, लेकिन एग्जाम क्रैक करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना एक बड़ी बात होती है। जी सर। तो आपकी क्या फीलिंग्स है, मतलब जब सार्थक की 301 रैंक आई, वो एम्स भोपाल जा रहा है? सर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं गॉड का और सबका बहुत अभिवादन करती हूँ कि उन्होंने मतलब इसको यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि हम सबकी यही इच्छा थी और खास करके इसके बड़े भाई की भी यही इच्छा थी कि भाई मैं जीएमसी तक आया हूँ तो तू और मेहनत करके मुझसे ज्यादा मेहनत कर और एम्स पहुंच। ये हमेशा उसको गाइडेंस देता था इसका बड़ा भाई कि भाई तू, मैंने अगर 8 घंटे पढ़ा है तो तू 10 घंटे अभी से पढ़। यार भी सही बोलता था, ताकि मेरे जैसे तेरे को मतलब वो ना होना, पर मेरी यही इच्छा है कि तू मतलब मेरे से आगे जाए और एम्स तक जाए। एम्स तक जाए। उसने आपके भाई के, बड़े भाई के इंस्ट्रक्शन को सारा फॉलो किया और वो मेहनत करके फिर यहाँ तक आया। तो मुझे तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। जी अच्छा मैम, कभी जैसे पेरेंट्स भी हमारे वीडियो देखते हैं? जी सर। कोई मदर देख रहे हैं या किसी के पापा देख रहे हैं, तो आप ये बताओ, कभी आपको बीच में ऐसा लगा कि हर्षित का तो निकल गया था एग्जाम और कहीं इस बार सार्थक का रह गया? कभी ऐसा डाउट आया आपको, या जैसा आप उम्मीद कर रहे थे कि एम्स नहीं मिला तो?
हाँ सर, ये चीज आपकी मैं मानती हूँ, ये चीज मैंने डाउट की क्योंकि कई बार पढ़ाई का प्रेशर बहुत होता था। ये तो मुझे था कि ये एग्जाम निकाल लेगा जी। बट मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट होता था कि अगर इसने थोड़ा सा कम किया तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये भी जीएमसी में ना आ जाए। जी जी ये चीज मुझे शुरू से मतलब ऐसा बीच बीच कभी कभी लगती थी जी। तो वो सोच के मैं भी इसका बहुत ध्यान रखती थी और इसको बोलती थी कि हर हाल में मतलब मैं इसका वो करती थी कि मतलब आवर्स काउंट करती थी कि तू मुझे बता तू कितने घंटे पढ़ रहा है और जी। कोशिश करती थी कि ये बिल्कुल मतलब वहां तक पहुंचे। तो सर ये करता था, लेकिन सर 10 घंटे रोज करना तो पॉसिबल नहीं होता है कोचिंग जाते समय। जी अगर बच्चा रोज कोचिंग जा रहा है तो इतना पॉसिबल नहीं होता है कि 10 घंटे बच्चा सेल्फ स्टडी करे। जी। हाँ 6-7 आवर जरूर कर सकता है अगर वो सुबह तो 6-7 आवर निकाल लेता था डेली। जी जी सर, इतना तो जरूर करता था। हाँ। और सबसे अच्छी बात इसकी ये रही मैम कि ये क्या है, तीनों सब्जेक्ट को ना बैलेंस लेके चलता था। इसमें हाँ सबसे अच्छी बात मेरे को इसकी ये लगी, तो मुझे परेशान नहीं होना पड़ा। अगर ये फिजिक्स केमिस्ट्री दिन भर कर रहा है तो भले रात में करे, 1 घंटे बायो जरूर करता था। जी। मैम तो थोड़ा सा जी। माइक आप पास रखिए। तो इससे सर क्या इसका बैलेंस बना रहा है सब्जेक्ट का। और फिर जी। मुझे भी, और मैं तो उठते बैठते से पूछती थी हर सब्जेक्ट के बारे में और हमेशा इसको गाइड करती थी कि बेटा तू क्वेश्चन जरूर लगा। अगर बायो का जो भी चैप्टर पढ़ रहा है, जो भी टॉपिक कर रहा है तो उसके क्वेश्चन जरूर लगा। जी। तो ये वो चीज जरूर फॉलो करता था। मतलब डेली तीनों सर। सब्जेक्ट और रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस। जी वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सर शुरू से है इसकी। क्वेश्चन प्रैक्टिस जिस दिन कोचिंग माइक लेके जी। बोलो। हाँ। जिस दिन जैसे कोचिंग जा रहा हूँ तो उस दिन हो सकता हो थ्योरी पढ़ रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री की और बायो की। बायो का मतलब मोस्टली लग जाते थे क्वेश्चन इनिशियली। हाँ स्टार्टिंग के टाइम पे मैं बायो के क्वेश्चन ज्यादा नहीं लगाता था, बट जब आधा साल निकल गया था तब तो ऐसा था कि रोज बायो के क्वेश्चन कम से कम 50 से 100, 50 का तो था ही नहीं, 90-100 रोज के चाहिए। हाँ हो सकता है 200 के ऊपर भी निकल जाए, क्योंकि बायो के क्वेश्चन है तो वो तो ऐसा है 2 चैप्टर पढ़े, 2 चैप्टर के क्वेश्चन लगाने में बैठ गए तो 200 क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। फिर तो ये दिख रहा है कि 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। बट जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो उसमें ये है कि अगर क्वेश्चन करना है तो उसके पहले के पूरे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बिल्कुल। न्यूमेरिकल अगर करना है तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, बेसिक मालूम होना चाहिए। तो वो बेसिक करने में अगर टाइम जा रहा है तो हाँ ठीक है, उस दिन क्वेश्चन नहीं लग पाते थे कई बार। बट जैसे बेसिक तैयार हो गया उस चैप्टर का, एक बार बेसिक तैयार करने में टाइम लगता है, फिर अगले बार 2 दिन भी बिना उसके करते रहो, मतलब बिना बेसिक के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में ये टेक्निक थी, हमें सर ने बोला था, अनिल सर ने, कि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेसिक से स्टार्ट करना है। तो अगर जैसे कोई फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन अराउंड 5 सेकंड या 10 सेकंड में पॉसिबल है या एट मोस्ट 15 सेकंड, तो ऐसा कि वो क्वेश्चन की हम बेसिक से डेरिवेशन करें। तो ऐसा था जैसे मैंने बेसिक तैयार किए तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो ऑलरेडी वो डेरिवेशन मेरी 10-15 बार, अगर उस चैप्टर के मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ पूरे तो 10-15 बार ऑलरेडी वो डेरिवेशन हो चुकी होगी मेरी। तो इस वजह से चैप्टर जो है वो काफी ज्यादा तैयार हो जाता था। मतलब पहले बेसिक तैयार कर लिया, मतलब उसके जब बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो बार-बार उसका डेरिवेशन कर रहे हो। एग्जैक्टली, मतलब सिर्फ फॉर्मूला नहीं रट रहे हो। फ्रेश है। हाँ, एकदम तो फ्रेश यही डेरिवेशन पैटर्न आजकल एग्जाम का है 2025 और 26 से यही पैटर्न आ गया है सर, फिजिक्स में खासकर और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में भी। आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं कर सकते, आपको बेसिक डेरिवेशन आना चाहिए। और जैसे बेसिक तैयार कर रहे हैं तो वो व्हाइट बोर्ड पे, मतलब कॉपी पे नहीं करता था। हाँ, व्हाइट बोर्ड पे जाके खुद से मार्कर उठा के कि हाँ यहाँ से घर पे बोर्ड लगा रखा था। हाँ घर पे व्हाइट बोर्ड था, वेरी गुड। तो मार्कर व्हाइट बोर्ड से, उससे एक्चुअली क्या स्पीड जो डेवलप हुई है वो एक्चुअली व्हाइट बोर्ड मार्कर से ही होती है। कॉपी पे करते रहने से तो 2 साल 3 साल भी हो जाएंगे, स्पीड उतनी ही रहेगी। एकदम वो कॉन्फिडेंस भी आता है टीचर वाला, मास्टर बन वो गया। एकदम ऐसा रहता है कि ये क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अपन ने पूरा बेसिक से डेरिवेशन करी है तो अब देखते हैं पूरा इसमें कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ सार्थक, जैसे ना स्टूडेंट्स खासकर जो ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं, जैसे अभी आपकी मम्मी ने बताया कि तीनों सब्जेक्ट बैलेंस करके चलना। अभी हमारे से पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं या बच्चे मिलने आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे बायो में तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हम सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। क्या अगर किसी को टॉप में रैंक लाना है, ये सही है कि आप फिजिक्स बायो क्लास अटेंड करो, बायो सेल्फ स्टडी करो? कोटाई बहुत सारी कोचिंग ऐसे बैच भी चलाती है, क्या ये सही है? सर टॉप क्या सिलेक्शन के लिए भी सही नहीं है। टॉप तो बहुत दूर की बात है, सिलेक्शन के लिए भी सही नहीं है ये पॉइंट। तो मतलब तीनों सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि ऐसा है कि अभी मालूम है वो सब्जेक्ट, बाद आधे साल बाद उस सब्जेक्ट की क्या हालत होगी नहीं पता। हाँ, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। रिसेंट ट्रेंड ये है कि 25 में अपने पास फिजिक्स टफ थी, बिल्कुल 26 में अपने पास फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ थी, हाँ, तो क्या पता हो सकता है 27 में तीनों ही टफ आ जाए। तीनों टफ आ जाए, बिल्कुल और सही। टफ का भी ऐसा रहता है कि वो एक्चुअली लेंदी होते हैं, बाकी जिसने बेसिक से किया है हाँ। उसे तो सब आते ही है। हाँ। बस टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट की ही लड़ाई है। अगर पेपर लेंदी है तो ये हो गया कि टफ है, और पेपर अगर जल्दी हो रहा है तो इजी है, क्योंकि जिसने पढ़ा है उसको टफ भी आता है, लेंदी भी आता है, बिल्कुल और इजी भी आता है, शॉर्ट। बट पॉइंट वही है, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए नॉलेज के अलावा। नॉलेज के अलावा, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत सही पॉइंट है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको 3 घंटे में 180 क्वेश्चन
टाइम मैनेज के साथ ही करने होंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लीजिए अभी इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की थी लेकिन उनके मार्क्स कम रह गए, किसी के 400 है, कोई 450, 520, 530 पे रह गया। तो डेफिनेटली अगर किसी ने मेहनत की और ड्रॉप करेगा तो उसको एक पूरा प्योर ड्रॉप लेना चाहिए या Yes, sir. पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर प्रॉपर एक सिस्टम के साथ मेंटरशिप में पढ़ाई करनी चाहिए? सर प्रॉपर मेंटरशिप के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, प्योर ड्रॉप। मतलब सीधी बात है, कोई मैच हार गया, अगर क्रिकेट में कोई मैच हार गई है टीम, हाँ, तो अगला मैच तो जीरो से ही स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही है। अगले मैच में तो फिर नई बॉल आएगी, बिल्कुल सही है। बॉलर सेम हो सकता है, सब्जेक्ट सेम है, लेकिन बॉल की स्पीड, बॉल की लेंथ तो अलग हो सकती है। वो बहुत zero बढ़िया से start एग्जांपल, होगा। बिल्कुल वेरी गुड। अच्छा सार्थक, ये जैसे आप जब पेपर अटेम्प्ट किया आपने कितने राउंड में किया था? सर केमिस्ट्री और बायो 2 राउंड, और फिजिक्स का ऑन स्पॉट मैंने डिसीजन लिया कि 2 राउंड में अगर किया तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए फिजिक्स को मैंने 3 राउंड दिए। हाँ ओके बाकी केमिस्ट्री और बायो तो मैंने 2 राउंड में ही करी है। ओके, 2 राउंड में की है। अच्छा जैसे पेपर में ना कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर आया होगा जो आप फंस गए उसमें, आपने पढ़ लिया, आप सोल्व कर रहे हो, आपको आता भी है, लेकिन लास्ट स्टेप में जाके कहीं अटक गए, हुआ था ऐसा नहीं, आपके इस साथ? बार रीनीट में नहीं हुआ था। रीनीट में नहीं हुआ, तो उससे पहले थर्ड में वाले में हुआ था। हाँ उसमें हुआ था एक क्वेश्चन। उसमें फिर आपने उस क्वेश्चन के साथ क्या किया, मतलब उसके साथ ऐसी जिद रखी या फिर उसको छोड़ दिया था? सर मैं सेकंड राउंड में था उस हाँ। क्वेश्चन में। फर्स्ट राउंड में तो मेरे को देख के ही समझ आ गया था ये क्वेश्चन करने लायक, फर्स्ट राउंड में तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज फर्स्ट राउंड इज डेडिकेटेड ओनली टू दोस क्वेश्चन हाँ। अबाउट व्हिच आई नो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड दैट टू आई कैन डू इन लेस देन 1 मिनट। हाँ। ओनली दोस क्वेश्चन आई कंसीडर टू बी डन इन फर्स्ट राउंड। ओके बाकी जो सेकंड राउंड के क्वेश्चन है वो तो मेरे ऐसे थे लेंदी। मैंने अभी वही पॉइंट बोला कि क्वेश्चन आते तो हैं, हाँ बट जो लेंदी है तो पेपर टफ है। हाँ सेम चीज यहाँ अप्लाई होती है कि सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन है जो आते तो हैं हाँ बट लेंदी काफी ज्यादा है, तो हो सकता हूँ बन नहीं पाते उस टाइम। तो बिल्कुल लेंदी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी थी, तो मैं ये था आधे से ज्यादा मैं हो गया था। हाँ। लास्ट की 3-4 स्टेप बची थी और टाइम लग चुका था 2 मिनट से ऊपर, हाँ, तो मेरा हो गया था कि अब 50% से ज्यादा तो मैं कर चुका हूँ और सिर्फ कैलकुलेशन बची, मतलब जो एक वेरिएबल निकालते हैं अननोन, हाँ, वो मेरा एक साइड हो गया है हाँ, और उसके बाद की प्योर कैलकुलेशन बची है। हाँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब जब इतना कर ही लिया तो थोड़ा और 2 मिनट लगा के कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये दिख गया था उस पेपर में कि वो पेपर मैं 3 घंटे में कर सकता हूँ बाकी के क्वेश्चन। हाँ। अगर उसमें मैंने 4 मिनट लगा भी दिए तो भी हो जाएगा वो 3 घंटे के अंदर। ओके इतना एनालाइज कर लिया था पेपर, ठीक है, तो फिर उसी टाइम किया उसको? उसी टाइम कर लिया था तो उसको। अगर ऐसे 7-8 क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करना चाहिए बच्चे को, मतलब उसी टाइम करे या फिर छोड़ दे बाद में करे? अगर कैलकुलेशन ज्यादा दिख रही है और टाइम कम दिख रहा है तो फिर उसमें घुसना भी बेवकूफी है। हाँ, नहीं तो फिर वो पता चला 700 के चक्कर में ना फिर वो 500 भी नहीं आएंगे। हाँ अगर ये दिख रहा है कि अगर उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है पर एक ऑप्शन है मेरे पास 21.9, दूसरा ऑप्शन है 131.9, तीसरा है 343 पॉइंट समथिंग और ऐसे ही चौथा 500 समथिंग, तो वो जा सकता है उसमें, क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेशन लग सकते हैं। एक सेकंड में बीच में रोकूंगा। मैम सर आपको भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, देखो मेरे को तो आ रहा मजा है ना, तो हम मोनोटोनस ना हो जाए, है ना। मैम और हर्षित सर आप लोग कुछ बीच में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, क्योंकि देखो वो अच्छी चीजें बता रहा है, मुझे भी सुनने में सीखने को मिल रहा है ना। हाँ हर्षित, ओ सॉरी सार्थक। अच्छा हाँ सार्थक, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है टॉप में रैंक लाने के लिए? करेक्ट, एक एक लाइन आनी चाहिए एनसीईआरटी की, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो। फिजिक्स में ऐसा है कि नॉर्मली पेपर जो है 25 और 26 का ट्रेंड ये रहा है कि उसमें एक्चुअली उन लोगों ने न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल पूछे हैं, तो उसमें हो सकता हो कि ऐसा फील हो कि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिसेंट ईयर लाइक 22 और 23 में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो एक्चुअल थ्योरी में से उठ के आए हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। बाकी 25 और 26 में ऐसे एविडेंस फिलहाल तो नहीं मिलते, बट आगे क्या होगा इस बारे में कॉन्सेप्चुअल और बेसिक उस पे ज्यादा है, नहीं मतलब कह मेन सकते। तो ये है कि बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अच्छे से करे और एक एक फिजिक्स line। में कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बेसिक डेरिवेशन क्लियर। एक तो बायो में मॉड्यूल का क्या रोल है तेरे लिए? मॉड्यूल से पढ़ते हैं ना बच्चे, तो उसका क्या रोल है? उसका रोल यही है कि घर पे लाना है और उसे फिर उस अलमारी में रख देना है जिसे आप बिल्कुल नहीं देखते हो। वेरी गुड। ये सर इस चीज का इफेक्ट तो पड़ता है क्योंकि मैं 20 बैच हूँ, तो मैंने उस साल पेपर डिले हुआ था कोविड के चक्कर में, जी। और मैंने पूरे 2 साल अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़े हैं। हाँ। और पेपर में डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन आनी है, अब मेरे को एक्सप्लेनेशन आता है, हाँ। पर एनसीईआरटी जिस ट्विस्ट एंड
कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ क्वेश्चन पटकता है, वो अपनी लाइनों का आंसर चाहता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब अगर मुझे वो लाइन एग्जैक्ट लाइन याद नहीं है तो मेरा कंसेप्ट भी वहाँ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ट्विस्टेड किताब है। तो मैंने 2 साल नोट्स ही पढ़े थे। फरवरी में मेरे को सीनियर ने बोला कि भाई अब एनसीईआरटी पढ़ ले, बचना है तो अगर मई में पेपर हो जाता तो मेरा नहीं निकलता। थैंक्स टू कोविड, वो कोविड था तो पेपर हुआ सितंबर में, तो वो जो फरवरी से सितंबर का टाइम था तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी एंड आई वाज लकीली सेव्ड। तो गाइडेंस यही था कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी टीचर हो, कैसी भी कोचिंग हो, बायो में तो कोई मॉड्यूल को हाथ ही नहीं लगाना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो ट्विस्ट आते हैं वो डायरेक्ट लाइन ही आती है, वो कोई टीचर का दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं आने वाला उसमें। ये एनसीईआरटी की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ना, हाँ, वही पेपर में अब जो आएगी। बच्चे कोचिंग में 680 700 करते रहते हैं और फिर नीट में 500 550 रह गए, उसका रीजन ही यही है कि वो यहाँ तो आपको क्वेश्चन आपने देखा उसी टाइम समझ में आ गया गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। लेकिन Correct. आप पेपर में क्या होता है, आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ रहे हो, तब भी समझ में नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। हाँ, इसलिए एनसीईआरटी जरूरी वो है। एनसीईआरटी के ट्विस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आज हम भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, मुझे भी जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ता हूँ नया कुछ ना कुछ मिलता है। क्यों मैम? बिल्कुल हर्षित, जैसे सार्थक ने तो पूरा पढ़ा है बायो, तो एक एक लाइन में एनसीईआरटी खोल के मैं बच्चों को बोलती हूँ ऐसे पढ़ना है। तो ये मेथड बेसिक लगता है, पर आपको क्या लगता है कितना इफेक्टिव है? बेसिक ही तो काम के होते हैं। वही खाने में सबसे बेसिक होता है नमक, वही नहीं डाला ढंग से तो खाना गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी हाई फाई जाने का कोई सेंस ही नहीं है। मतलब मैं 100 चीजें पढ़ रहा हूँ, लेकिन उन 100 में से पूछी जानी 30 है, लेकिन मैं किसी ऐसी जगह से वो 20 चीजें पढ़ रहा हूँ जो 20 चीजें शॉर्ट हैं कि इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कोई टीचर बहुत सारा पढ़ा रहा है पर वो मॉड्यूल बेस्ड है, मेरे काम का नहीं है। एनसीईआरटी इतनी सी है पर आना उसी में से, तो मैं क्यों देखूं इधर उधर। तो ये तो पहले से था कि किसी भी कोचिंग में जाए बायो के लिए तो कोई मॉड्यूल फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे। बीच में ऐसा हो गया था सर कि अगर मैंने कभी कोई लाइन बता भी दी कि बेटा ये नोट कर लो, तो पीछे से पूछता था करूं क्या। मैं बोलती थी हाँ, आउट तो ऑफ एनसीईआरटी हाँ, जैसे मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी इसको लिखवा दिया, डिक्टेट किया, तो वो लास्ट बेंच में मेरे से पूछता था करना है क्या, वेरी गुड। ऐसे ही पूछता था। मतलब फिर पूरा मैं पता एनसीईआरटी के है- फिर मैं डेडिकेटेड पता है सर क्या करने लग गई थी कि आंखों से उसको बोल देती थी कि तू मत कर। फिर हमारी आंखों से इशारा चलता था कि अच्छा ठीक है अभी मैं अभी कितना स्कोर आया फिर बायो में? 355। वेरी और वो जो एक क्वेश्चन गलत हुआ है वो भी एक्चुअली एनसीईआरटी से ही आया था। पूरा पेपर एनसीईआरटी का है। अच्छा, इंडिविजुअल मार्क्स एक बार बता दो। बायो में 355 है, बायो में 355 है, केमिस्ट्री में 150 है एंड फिजिक्स में 175 है। वेरी गुड यार। फिजिक्स में 175 है, केमिस्ट्री में भी अच्छा, इस बार बहुत टफ थी केमिस्ट्री। अच्छा सार्थक, जैसे आपने शिवाली मैम से पूरा बायोलॉजी पढ़ा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं पूरा, बॉटनी भी जूलॉजी भी, या ऐसा होना चाहिए कि बॉटनी अलग पढ़ाए जूलॉजी अलग पढ़ाए, या एक सिंगल सब्जेक्ट का टीचर रहता तो वो ज्यादा बेटर? सिर्फ बायो में तो सिंगल सब्जेक्ट, क्योंकि जितने भी चैप्टर है वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। हाँ। लाइक कि अगर मैं एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूँ, वहां पर कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दिए हैं। फिर जब मैं रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ूंगा जूलॉजी में आगे जाके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, तो उसमें भी एक पैराग्राफ दिया है एक्चुअली एनसीईआरटी में, जिसमें कि बाकी जो नॉन वर्टिब्रेट्स हैं और बाकी ह्यूमन के अलावा वर्टिब्रेट्स हैं उनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, एक ही जगह दिया है। तो वो चीज़ जो है एक्चुअली अब जब नीट में क्वेश्चन आएगा तो लोगों को लगेगा कि एनिमल किंगडम में तो यह है नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट एक्चुअली वो उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिया है वो पॉइंट कि कुछ कुछ जो नॉन ह्यूमन हैं उनमें कैसे है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। तो ऐसा टीचर जो दोनों चैप्टर को लिंक कर पाए, वही उसी से मतलब बायो पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। पूरा कनेक्टेड रहता है। एग्जैक्टली सर। फिजिक्स में भी बिल्कुल है। फिजिक्स में ऐसा है कि मतलब जैसे मैंने मैकेनिक्स करी, तो अब मैकेनिक्स करी तो उसका क्वेश्चन तो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ ही जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सभी में पूरे में। अब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें अपन केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, और फिर हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशन अपन ऑर्गेनिक में जाके भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन उसके ऊपर एसिडिक कैरेक्टर भी पढ़ते हैं। तो ये सब जो ये कोई अगर एक ही टीचर पढ़ाएगा तो वो इंटरकनेक्टेड होगा, तभी जाके समझ आएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं, फिजिकल में, ऑर्गेनिक में भी आती है, और इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में भी एग्जांपल करते हैं। यस सर, बिल्कुल इस बार मिक्स्ड आया है काफी। ये पॉइंट सही कि अगर एक ही टीचर रहेगा तो कनेक्टेड रहेगा और अकाउंटेबिलिटी रहेगी। यस अच्छा, सर। इसके बाद जैसे डाउट
को लेकर आपके क्या विचार है? मतलब बच्चों को डाउट आता है, जैसे बहुत सारे बच्चे है ना, डाउट आ गया तो या तो उसको सोल्व ही नहीं करेंगे या इधर उधर से पूछ लिया या नेट पे देख लिया, तो आपका क्या मानना है कि डाउट क्लियर होना चाहिए? सर टीचर से ही पूछना चाहिए। नेट पे भी देख लिया तो वो कितना सही डाला है, किसने डाला है, ये थोड़ी ना मालूम। टीचर के ऊपर भरोसा है कि जो वो बताएंगे वो सही बताएंगे। और बाय चांस ऑल आर ह्यूमंस, कभी 100 150 2000 क्वेश्चन में गलती हो भी जाती है एक आध, तो बाद में जाके वो कभी ना कभी 2 साल में सामने आ ही जाती है कि ये गलत बता दिया था, तो वो सही हो जाता है। और बाकी ऐसा है या तो सॉल्व ही नहीं कर रहे या फिर अगर इंटरनेट पे देख रहे हैं तो फिर नैया डूबनी है मेन डे। बिल्कुल। इसके है ना मेरे पास ये जो ये हाँ ये खुद गया, ये देखो, मतलब एनसीईआरटी में डाउट एक तो होता डाउट पूछना, टेस्ट में से कोई क्वेश्चन निकाल के और उसका एनसीईआरटी की टेबल में बोला सर ये पॉइंट देखो यहाँ पे। मैंने बोला भाई एनसीईआरटी में भी गलती हो सकती है। बोला सर आपने तो ऐसा बोला है, एनसीईआरटी में ऐसा है। तो मतलब ये जो पूछता ना डाउट, बड़े डीपली पूछता था। मेरे पास इसके सारे डाउट सेव है ग्रुप में, है ना, तो हम डिस्कस करते थे। डाउट आपका बड़ा अच्छा आता था, और डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा ना तो टॉप में रैंक नहीं आ सकती। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर डाउट में स्पेसिफिकली ये होता है कि जैसे बच्चों से नहीं बनता है, मेरे से भी नहीं बनता था, मैं इसमें डिफॉल्टर था। क्या होता है, डाउट आया, क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन को साइड में रख दिया। अब पूछ रहे हैं तो पूछ रहे हैं, नहीं पूछा तो नहीं पूछा, तो ऐसा तो नहीं करना है, पूछना है। अब पूछने में भी एक बात होती है कि जब हमें डाउट आता है तो हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताए। पर इसमें अनिल सर जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे उनने करेक्ट किया कि मैं तो डाउट नहीं बताऊंगा, तब तक नहीं बताऊंगा जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुमने क्या सॉल्व किया है। तुम अपनी सॉल्यूशन लेके आओ, बिल्कुल, उसमें जो करेक्शंस है मैं वो बताऊंगा, ताकि अगली बार से तुम केपेबल बनो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। यही सही अप्रोच है। बिल्कुल, डाउट का बेस्ट अप्रोच ये होता है, उसको एकदम साइड में मतलब करेक्शन कॉपी में लिख दिया कि इस क्वेश्चन में डाउट है, उससे कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, जितना अपने को बन रहा है वो लेके टीचर के पास जाना है कि सर मैंने ऐसा किया, अब इसमें क्या गलती आ रही है। कि मैं हमेशा मेरे पास बच्चे आते हैं ना, मैं उनको सर ये बोलता हूँ, भाई आपका बच्चा 10th क्लास तक टॉपर था, लेकिन वो कोचिंग में आके ड्रॉपर हो गया। इसका रीजन क्या है कि 10th क्लास में आपके बच्चा जब वो क्वेश्चन सोल्व करता था, उसकी अप्रोच ये थी, गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। तो गिवन और फाइंड आउट के बीच का जो गैप है वो आपका ब्रेन अपने आप फिलअप कर देगा, अगर आपको दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्लियर है। तो यही आपने जो बताया कि आप पहले अपना जितना आपको आता है उतना करो, एक दो स्टेप मिसिंग हो सकता है, पहली बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में। ये बिल्कुल सही बात। और सर उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है ना कि आप जितना आपको आता है हाँ। उतना अगर आप करके जाते हैं हाँ। और फिर टीचर के पास जाते हैं और टीचर उसको देखता है कि आपने इतना किया है, इसमें आगे ये होना चाहिए। जी जी जी। पर आगे के साथ साथ वो ये भी देखता है कि आपने जो किया है वहां तक आपने सही किया है या उसमें भी मिस्टेक। बिल्कुल, उसमें भी मिस्टेक हो सकती है, ये सही पॉइंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने ये 50% कर लिया और हमने सही किया है, पर वो उसमें मिसिंग होती है। जी जी जी, तो बहुत बढ़िया, अच्छी ऑब्जर्वेशन है है सर। ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। हम ये सोचते हैं कि नहीं हमने तो इतना कर लिया है, अब हमें आगे का ये चाहिए। जी तो हम सर को ये नहीं बताते कि सर हमारा ये इतना ऐसा हमने किया जी। है, वो तो डायरेक्टली ये कहते हैं कि हमें इसका जो है डाउट हमारा है। जी सर। तो उस कंडीशन में अगर कोई टीचर आपको डाउट बता भी देगा जी। तो आपकी जो कमी हुई है वो 50% में वो कमी आपकी कभी दूर नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और 100% कमी दूर होना चाहिए। बिल्कुल सर जनरली क्या होता है कि जैसे हम मतलब डाउट का बोलेंगे कि बच्चों से तुमने क्या किया वो बताओ, तो इस चक्कर में बच्चे डाउट नहीं पूछते कि यार मैंने जो किया है मैं वो बताऊंगा, तो वो एक बहुत इन्फीरियर चीज़ है। सर हंसेंगे या बच्चे हंसेंगे, और ये भी हंसना भी एक्सेप्टेबल होता है। बड़ा रीज़न ये होता है हमें डांट पड़ेगी। पॉइंट ये रहता है कि अभी मैं किसी से भी पूछूं कि पिछले महीने आज की डेट पे क्या कपड़े पहने थे, किसी को याद नहीं है, लेकिन मैं पूछूंगा कि बर्थडे पे क्या पहने थे, सबको याद है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उससे एक इमोशनल कॉम्पोनेंट अटैच्ड है। अब अगर डांट पड़ भी गई है तो उससे एक इमोशनल कंपोनेंट अटैच हो जाता है कि पिछली बार बहुत डांट पड़ी थी, तो एग्जाम डे पे भी सेम पॉइंट याद रहेगा डांट के साथ कि मेरे को इस बात पे डांट पड़ी थी, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो मिस्टेक पेपर में बच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कान खींचते थे ना पहले टीचर, वही चीज यही था, वो कान जब वो दोबारा मिस्टेक आती थी ना सामने, कान में दर्द होता था। वही चीज है। तो अब अगर डांट से डरेंगे तो एक ड्रॉप और लगेगा, और अगर डांट दिमाग में रह गई तो वो मिस्टेक पेपर में बच जाएगी। तो डांट से तो नहीं डरना चाहिए, वो बेटर ही है। नहीं सही है, ये ऑब्जर्वेशन सही है इसका। मतलब मेरे से भी बच्चे इसलिए डरते हैं। जीएमसी भोपाल में है, अच्छा। तभी तो डॉक्टर है। मतलब और सर की गाइडेंस कितनी खतरनाक है। सही है। हर पेरेंट्स को ऐसी चीजें सीखनी चाहिए सर ने जो बताई है।
सर से, सर की नॉलेज बहुत अच्छी है। सर से अभी मैं और क्वेश्चन पूछूंगा, आप सर की बातें ध्यान से सुनना, खासकर जो पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा नीट 2027 में अच्छे मार्क्स लाए। हाँ सर तो कुछ बोलो। मैं बता रहा था कि कुछ बच्चे मतलब बहुत बच्चे मेरे से डरते थे डाउट पूछने से। हाँ। जब मैं और जगह था हाँ। वो इसलिए डरते थे क्योंकि मैं आते ही पहले ये पूछता था तूने क्या किया, तूने क्या किया? वो दिखा। हाँ। अब उसके पीछे लॉजिक ये रहता था मेरा सर कि जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, हाँ। उसने जो किया वो हमें बता रहा है, हाँ। तो हमें उसकी गलती पता लग जाएगी, ठीक है। साथ में उससे रिलेटेड आसपास के और भी जो उसके डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। हाँ। और जब भी नया क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे अटेम्प्ट करेगा वो। हाँ। जैसे इस बार जो पेपर आया था उसमें सारे नए क्वेश्चन थे, Approach तो उसकी अप्रोच भी वो सीख लेता था। और बहुत सारे टीचर क्या होते हैं कि कौन सा डाउट है चल बता कि ये हो गया, ये सोल्व हो गया, और सोल्व करके उसको सॉल्यूशन दे दिया, तो उससे उसका मिस्टेक कहाँ पता लगी। तो ये चीज रहती है सर। सही सही है बिल्कुल। मतलब अगर आपको अप्रोच पूरी क्लियर नहीं होगी तो कैसे मार्क्स दो। अच्छा सर, आप जब हम आए थे, बैठे थे इंटरव्यू से पहले, आप कुछ चीजें बता रहे थे जो हर्षित की जर्नी रही है, उसमें आपने बताया था सबसे पहले तो आप खुद डॉक्टर हैं, तो पेशेंस तो दोनों में कुट कुट के भरा हुआ कि वो प्यार से आराम से 10-10 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, ये अच्छी बात है। आप कोई एक पॉइंट बता रहे थे मेरे को, इसको क्वेश्चन नहीं करता था ये, हाँ। टेस्ट में सिर्फ 90 ही क्वेश्चन करता था, तो फिर हाँ, आपने क्या इलाज किया था वो बता इसके साथ ये हुआ था कि एक्चुअल में जब 11वीं किया इसने, 11वीं बहुत अच्छे से किया, और जब 12वीं में पहुंचा तो 12वीं में क्या किया कि इसने टारगेट कर लिया कि मुझे 90 क्वेश्चन करना है 180 में से। जी। और मैं इससे हर बार गाइड करता था कि बेटा इस बार तुमने 90 क्वेश्चन किया है, अगली बार जो है टेस्ट में 92 क्वेश्चन करके आना, भले गलत हो जाए, हो जान देना, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। और इस तरीके से हम बढ़ाएंगे तो हम धीरे धीरे 180 में पहुंच जाएंगे जी। और हमें ये पता लगेगा कि आगे के क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं। पर चूंकि इसका रिजल्ट नहीं बन पा रहा था तो ये अपने आप में पीछे हटता जा रहा था, मतलब 90 से 88 हो गए या 86 हो गए, पर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसने अपनी लिमिट सेट कर दी, लिमिट सेट हो गई। हाँ, तो मैंने 6-8 महीने बहुत समझाया और बीच बीच थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा भी हुआ। मैंने कि तू आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन तुम नहीं बढ़ना चाहते कि मैं आगे क्वेश्चन करूं। तुम कोई ना कोई मुझे जो है वो दे देते हो, क्लू दे देते हो कि अरे पापा ऐसा था वैसा था, पर आगे नहीं बढ़ना चाहते। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब एनटीए के क्वेश्चन चालू हो गए ऑनलाइन, तो एनटीए के पेपर कर रहा था, तो उसमें कहा कि मैंने कि बेटा अगर कोचिंग के नहीं बन पाए तो आप एनटीए के पूरे करो। बोले हाँ करूंगा। और ऐसे ही करते करते जो है इसने 4-6 टेस्ट जो है ऐसे ही निकाले जी। कि वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है जी। एक दिन मैंने फिर गुस्से में कहा, मैंने कि आज तो मुझे पूरे 180 क्वेश्चन चाहिए। इसने क्या किया कि मैं इतना बोल के और नीचे आया जी, और ठीक 10-15 मिनट में ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आ गया। 10 मिनट। सर वो डांट पड़ी थी ना, तो मैंने गुस्से में इसका ए मार देता हूँ, उसका सी मार देता हूँ, पढ़ाई नहीं मार दिया। तो पापा ने बोला 180 होना है तो आज होना है, नहीं तो और डांट पड़ेगी। तो आके जब इसने मेरे को बताया तो मैं बड़ा आश्चर्य में हो गया। मैंने कि अरे मतलब 10 मिनट में तुम्हारा पेपर सॉल्व हो गया पूरा? बोले हाँ वो तो मैंने कर दिया, मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो बस पढ़ता गया, 180 कर दिया, आपका टारगेट पूरा कर दिया। बस। तो थोड़ा मुझे हंसी भी आई और थोड़ा गुस्सा भी आया। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है तुमने कर दिया ना, अब एक काम करते हैं, आपने जितने अपने दिमाग से क्वेश्चन किए थे पहले जी, वो क्वेश्चन अलग कर लो, बाकी को क्वेश्चन अलग कर लो जो तुमने आंखें बंद करके किए जी। तुमने ये सोच के किया है कि मुझे 180 पापा ने बोला है तो 180 करना है, तो वो क्वेश्चन अलग कर लो। और वो क्वेश्चन अलग करके और फिर मैंने कहा अब इनके आंसर मिलाते हैं अपन जी। तो जब उनमें आंसर मिलाए तो उसमें लगभग 60-65 नंबर का बेनिफिट दिखा है, मतलब इंक्रीज हो गए। 60 नंबर तो बहुत होता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तब फिर मैंने समझाया, मैंने कि देखो ये चीज होती कॉन्फिडेंस जी जी, कि अगर हम हिम्मत करते हैं और ये तो तुमने बिना पढ़े करे हैं, फिर तुम्हारे 65 नंबर आगे जा रहे हैं, 60 नंबर। अगर यही चीज तुम थोड़ा सा और इसको क्वेश्चन को पढ़ोगे और बार बार उन चारों ऑप्शन को देखोगे और फिर करोगे तो शायद तुम्हारे ये 60-65 की जगह 90 नंबर भी हो सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसको लगा कि हाँ वाकई शायद ऐसा कुछ हो सकता है, और अगले पेपर से इसने किया और इसका रिजल्ट बनना स्टार्ट हो गया। एक लाइन पढ़ी है मैंने, एक रोबिन शर्मा की बुक है, उसमें लिखा व्हेन यू क्रॉस योर लिमिट्स दे एक्सपैंड। अब आप जब 90 से 100 क्वेश्चन करोगे ना
तो अगली बार 90 नहीं 95 तो पक्का कर लोगे, है ना। फिर 100 से 110 करना है, तो धीरे धीरे आपने ये मतलब बहुत अच्छा मेथड था कि आपने पहले बोला कि 90 के 92 कर 95 कर, जब नहीं कर रहा तो आज 180 कर, तो आपने उसको रिजल्ट दे दिया कि देखिए फायदा है, तो फिर इसने करा। हाँ हर्षित सर ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि जिनसे नहीं बन रहा है बढ़िया मार दिया पॉजिटिव आ गए। ये कोई जादू की छड़ी या मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक प्रैक्टिस मेथड है जो पूरे 2 साल या 1 साल ड्रॉपर है तो ऑफकोर्स 1 साल हर मॉक में करनी है। ये प्रैक्टिस इसलिए करनी है कि अपन डे बाय डे मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब 180 क्वेश्चंस हैं, अपन प्रैक्टिस करेंगे तो 160 तक पहुंचेंगे कि अपन 160 या 150 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। अब 150 अपन ने अटेम्प्ट किए, 10 गलत हो गए, 140 मार्क्स का 140 क्वेश्चंस का पेपर बचा है। अभी जो 30 क्वेश्चंस बचे हैं उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो अपन ने एक बार सोचा होगा मारूं कि नहीं मारूं, मारूं कि नहीं मारूं। ये उस सेक्टर के लिए है कि अगर ऐसा सेक्टर आ रहा है तो एक क्वेश्चन मतलब +4 और 4 नेगेटिव भी हो गए तो -4, टोटल आएगा 0। तो ये एक सेफ साइड है कि जिनमें लग रहा है मारूं कि नहीं मारूं, मारूं कि नहीं मारूं, तो एक क्वेश्चन का पोटेंशियल है कि वो 4 नेगेटिव को संभाल सकता है। तो ये 150 जिनके लिए अपन श्योर थे वो तो हो ही गए। अब जो लास्ट में 30 है जो अपन ऐसे मारूं कि नहीं मारूं उस चक्कर में छोड़ आते हैं, उसको अगर अटेम्प्ट देंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगा। और ये चीज मैंने इसे पूरे 2 साल इसलिए बोली थी कि धीरे धीरे इंप्रूव करके जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एक कॉन्फिडेंस इनबिल्ट आ जाता है कि मैं हर बार जा रहा हूँ 180 बबल भर के आ रहा हूँ तो बबलिंग मिस्टेक तो नहीं होगी, बबलिंग मिस्टेक नहीं है। तो ये जादू की छड़ी नहीं है कि लास्ट मोमेंट में चला दी सेवियर हो गया। ये एक बेसिक प्रैक्टिस मेथड है जो पूरे 2 साल प्रैक्टिस करनी है, तब आएगा, ताकि जब अपनी एक्यूरेसी 175 के आसपास पहुंचेगी तो जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है उनमें अपन ऐसे हो सकते हैं कि यार 1 का बराबर 4 नेगेटिव, 1 सही है तो 4 नेगेटिव को संभाल सकता है, तो लेट्स डू इट फॉर अ पॉजिटिव साइड। और बबलिंग मिस्टेक उसमें खत्म हो जाने के चांसेस काफी हाई हैं क्योंकि अपन साल भर 180 बबल भरे हैं। तो ये तुक्का मेथड नहीं है, ये एक सोचा समझा प्रैक्टिस मेथड है कि अपन को प्रैक्टिस करके पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि इसका नुकसान, इसमें नुकसान क्या हुआ था, मैं 20 बैच हूँ तो 2020 का पेपर सबसे इजी पेपर आया था। उस पेपर में एक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया था इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम क्या है, मेरा वो भी गलत हुआ था, मैंने 40/2 40 लिख दिया था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने कभी 180 क्वेश्चन करे ही नहीं है। 180 बबल मैंने कभी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं भरे, मॉक में तो भर दिए कि ठीक है भर देता हूँ, पर वहाँ एग्जाम प्रेशर है और मैंने इस कॉन्फिडेंस के साथ कि ये क्वेश्चन मेरे को बनता है, ये मैंने बबल भरे ही नहीं। अब उस दिन अचानक से मैं सारे बबल भरता जा रहा था, मजा आता जा रहा था, तो 40/2 = 40 हो गया और वो मेरा गलत हो गया। जबकि इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कौन ही गलत कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, मेरा गलत है वो इसलिए क्योंकि मैंने साल भर 180 बबल नहीं भरे थे, भरे होते तो शायद वो बच जाता। अच्छा, बट इसका यही कहना मैं वही चाह रहा था जो बेटे ने कहा, भाई ये जादू की छड़ी नहीं है, पर हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें टेस्ट में लिमिट बढ़ाना पड़ेगी। बिल्कुल। अगर हमें पेपर वाकई अच्छे से सॉल्व करना है फाइनल पेपर, तो हमें पहले से, चूंकि उसमें पास और फेल होने का रोल नहीं होता जी, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल देखता है कि हम कितने कॉन्फिडेंस लेवल तक जा सकते हैं। जी। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरी है कि हम टेस्ट में जितना ज्यादा पेपर सॉल्व कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। जी। अच्छा हर्षित, आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, अब लास्ट मोमेंट प्रेस, अच्छा मुझे लगा आप ड्रॉपर हो, मतलब दोनों ठीक है, बोला ना कि ठीक है। उसका भी लास्ट 2 अच्छा, अब आप सबको ना एक लाइन बतानी है, जैसे आपका भी रोल रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पहले पूछ लेता हूँ, शुरू में पूछना था वो आपको। अच्छा, पापा डॉक्टर हैं, पापा ने हर्षित को डॉक्टर बनाया, है ना, समझाया, डांट लगाया, गाइड किया, ठीक। फिर हर्षित ने आपको बोला कि जीएमसी नहीं जाना है, एम्स जाना है। अच्छा, ये बता, कभी वो जो गुस्सा इधर से इधर ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हुआ है। सबसे छोटा थोड़ा बहुत नहीं है, छोटे की सबसे ज्यादा धुलाई होती है घर में। बोलता था कभी अम्मी किसको डांटू, मेरे से छोटा तो कोई है ही नहीं है। सही है। तो अब तू एक अच्छा, बात तो बता। फिर उसका डांट का फायदा तो हुआ ना, ये तो मानता है ना? डांट का फायदा भी हुआ है, डांट का फायदा भी हुआ है और गुस्सा भी आती थी कि
जिसको भी आती है सब मेरे को ही सब मेरे धुन के चले जाते पापा हैं। ऑफिस से आ रहे, पापा मेरे पे चिल्ला रहे, मम्मी किचन से आ रही, मम्मी मेरे पे चिल्ला रही है। होता था, बहुत पर- बार होता था। चलो लेकिन फायदा हुआ, फायदा तो है ही, का फायदा होता है हमेशा। मतलब कई बार नहीं भी होता, पर वो तो ऐसा है, कई बार फायदा हो रहा है, कई बार नहीं हो रहा है, पर कई बार जो फायदा होता है वो ऑलरेडी इतना कंपनसेट कर देता है पूरा, बस ये है। अच्छा लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करेंगे, जो अभी बच्चे अच्छा नहीं कर पाए, जो नीट 2027 में एक अटेम्प्ट और देना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? सर पहली बात, अगर या तो नहीं करना तो अभी छोड़ दो, बेटर टाइम है कि अभी छोड़ दो कि हमें नीट निकालना है, और अगर करना है तो डिसाइड कर लो, और आज कल से ही, मतलब रादर आज से ही डिसाइड कर लो, और कल सवेरे से ही 5 बजे रोज उठना है। हाँ। मोबाइल यूज नहीं करना है, नो कीपैड, मतलब कीपैड रख सकते हैं आने जाने के लिए, बताने के लिए, बात करने के लिए घर पे, बाकी फोन एंड्रॉइड Social फोन से media नहीं। बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है। हाँ। दोस्त से भी कोई कांटेक्ट मतलब फोन पे नहीं होना चाहिए। हाँ, कोचिंग में जाके बिल्कुल बात कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश हो सकते हैं, उसके साथ बात करके मूड रिफ्रेश कर सकते हैं। और इवन दोस्त के साथ फेस्टिवल भी आए तो बाहर कहीं ऐसे घूमने नहीं जाना है कि चल रेस्टोरेंट चलते हैं, नो, नहीं। जब तक नीट नहीं निकले तब तक नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, Very नियम है वो। हम्म। और बाकी फिर 5 बजे उठना ही है, और हर रोज पढ़ाई करनी है, और उसमें भी ऐसा है कि तीनों सब्जेक्ट रोज करने ही है, तीनों सब्जेक्ट डेली। और जिसमें क्वेश्चन आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो उसके लिए डाउट क्वेश्चन इकट्ठा करना है, और फिर सर से इकट्ठा टाइम लेना है कि सर ये प्लीज, मतलब कब हम पूछ सकते हैं ये डाउट, सर मैम जो भी है। और तो- डाउट है कि क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली, Very good। एक एक क्वेश्चन, मतलब अगर कोई क्वेश्चन का ये हो रहा है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि नहीं कर पा रहे, तो भले ही उसको छोड़ दो, काफी ज्यादा हाई लेवल का जा रहा है तो, स्पेशली ड्रॉपर, क्योंकि ड्रॉपर के पास ऑलरेडी ज्यादा टाइम नहीं है, उसे 1 साल में 2 साल का पढ़ना है। हाँ। तो अगर फिजिक्स में काफी हाई लेवल का जा रहा है हाँ। तो उसमें वो छोड़ सकते हैं। बाकी बेसिक्स से अगर हो रहा है, बेसिक्स उसे स्ट्रॉन्ग करने, केमिस्ट्री हो, बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, तीनों में ही बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने। हाँ। मोर ओवर, अगर कोई क्वेश्चन फिजिक्स में स्पेशली काफी ज्यादा हाई लेवल का जा रहा है तो छोड़ सकता है। बाकी केमिस्ट्री और बायो तो करनी है। हाँ, एनसीईआरटी तो करनी ही है, मतलब एनसीईआरटी के बाहर बायो में तो नहीं करना, और केमिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, मतलब जैसे कई बार कुछ क्वेश्चन बाहर के आ जाते हैं, लाइक स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया, और ऐसे जैसे लिगैंड का है, अब जैसे जो ट्राइफेनाइल फॉस्फेट लिगैंड है, उसका एक्चुअली एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया, बट जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें उन लोगों ने नहीं दिया कि वो एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड है। पर चूंकि उसमें एनसीईआरटी में उन लोगों ने एग्जांपल दिया, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल मालूम होनी चाहिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड है। मतलब जो पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है, जैसे कोई भी अपने पास कंपाउंड दिया तो उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, बिल्कुल भले एनसीईआरटी में सब कुछ ना लिखा हो, थोड़ी बहुत आनी चाहिए इनऑर्गेनिक में भी। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा टेस्ट के बारे में, अच्छा टेस्ट कैसे करते हैं ये तो बताया ही नहीं आपने। टेस्ट में मैंने एक तो तृप्ति अग्रवाल क्लासेस में मैं पढ़ता था, फिजिक्स पढ़ता था, हाँ। केमिस्ट्री में जो नूर सर थे फर्स्ट ईयर में, नूर सर से पढ़ा, देन पणिकर सर के वीडियोस भी देखे, और फिर हाँ बीवाइस क्लासेस की मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, और आपके जो वीडियो सोल्यूशन थे वो देखता था, और जो 1 शॉट रिवीजन वीडियोस थे उसमें मैंने इनऑर्गेनिक के 3-4 चैप्टरों के 1 शॉट वीडियोस देखे थे। एंड बायो तो मैंने शिवाली मैम से ही पढ़ी थी सिर्फ। और पॉइंट ये है कि जो टेस्ट सीरीज है, लाइक बीवाइस क्लासेस की टेस्ट सीरीज अच्छी थी, टैग की भी काफी अच्छी थी, और जो बीवाइस की टेस्ट सीरीज है, लाइक केमिस्ट्री के क्वेश्चन CRMTS की वो काफी ज्यादा हेल्पफुल थी। मतलब लाइक इस बार जो क्वेश्चन आया है, एक केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन आया है, 2A gives you B, तो उसमें वो 0 ऑर्डर रिएक्शन दिया है। अब वो 0 ऑर्डर रिएक्शन दिया है, पर चूंकि उन लोगों ने A का कोएफिशिएंट 2 कर दिया है, तो इस वजह से वो डेरिवेशन चेंज हो जाएगी और उसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसी जो गलतियां जो डेरिवेशन वाली हैं, ये एक्चुअली मैं केयर में कर चुका था ये वाली, तो ये मेरी बच गई फाइनल डे। बहुत लोगों ने उसका डायरेक्टली रटा फार्मूला लगा दिया, A=A0 - KT। एग्जैक्टली सर, हाँ वो चेंज हो जाएगा। तो इस चीज में तो काफी हेल्पफुल था, और बाकी जो गोल वगैरह थी वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल थी। मतलब उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो भी मतलब कभी नहीं, सर इतना टफ क्यों पूछ रहे हैं? नेवर। मतलब मेरा तो ऐसा था, जो हमारे अनिल सर थे वो कई बार तो इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन देते थे, इससे इजी क्वेश्चन भी देते थे, मिक्सअप क्वेश्चन देते थे सर अनिल सर। तो वो ऐसा था कि मेरा मिक्सअप चलता था, पूरा साल भर ही चला है, तो मेरे को ऐसा था, आदत थी। वेरी गुड। टफ क्वेश्चन के लिए इसको ऐसे मेंटली प्रिपेयर किया था कि जैसे अपन जनरली टेस्ट सीरीज देते हैं, मान लो एलन की दे रहे हैं या बीवाइस की दे रहे हैं, हर बच्चा कोई ना कोई एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करता ज्वाइन है। करता है एग्जाम सेंटर एक्सपीरियंस के लिए। तो ये बीच में इरिटेट हो रहा था कि एलन वाले पेपर बहुत बेकार बना रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बता, 2025 में रील्स बहुत वायरल हुई थी, एनटीए की औकात नहीं है मेरे नोट्स के बाहर पेपर बना दे। फिर एनटीए ने फिजिक्स का ऐसा पेपर बना दिया कि बड़े बड़े लोगों से सॉल्व नहीं होने वाला वो फिजिक्स। 45 मिनट में है ना, उसकी पूरी जिंदगी की बात बता दी है ना। हाँ, तो अब बात ये है सर कि अगर एनटीए ने जो 2025 में बहुत ही गंदा फिजिक्स का बाहर के क्वेश्चन पटक के पेपर बनाए,
उनने वो कोई क्वेश्चन वापस तो लिए नहीं कि नहीं हमसे गलती हुई, क्वेश्चन तो थे। अब क्या उस पेपर में रैंक नहीं आई बच्चों की? आई बिल्कुल। तो रैंक आई तो बच्चे फिल्टर तो हुए, हाँ। तो रैंक के बेसिस पे उनका फिल्ट्रेशन कैसे हुआ? वो फिल्ट्रेशन ऐसे हुआ कि पता है 45 क्वेश्चन है और बहुत सारे बाहर के हैं, छांट छांट के जो अपन से बन रहे हैं चुपचाप कर लो। बिल्कुल। जो क्वेश्चन को देख के लग रहा है भाई जे जब क्या छोड़- पटक दिया, क्यों सोचना है उसके बारे में? छांट छांट के वो देख लो जो अपने पढ़े। बिल्कुल 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 सही बात। अब होता क्या है कि अरे ये भी बाहर का, ये भी बाहर का, लाइन से 8 बाहर के आ गए तो बच्चे की उम्मीद खत्म। बिल्कुल 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 सही है। पर ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा भाई देख, अगर तू बोल रहा है कि एलएन के बहुत ज्यादा बाहर के आ रहे हैं, तो मैंने कहा 2025 के पेपर में तो एक्चुअली बाहर के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और रैंक उनमें भी आई है। तो कितना भी बेकार पेपर आए, छांट छांट के वो कर लो जो अपन से बनते हैं। तो ये चीज कोचिंग में सीखी हुई थी, तो वो चीज इफेक्टिव है। अच्छा, मैं अब लास्ट में मैम आप कुछ समअप लाइन, पेरेंट्स बड़ा देखते हैं हमारे चैनल को, फॉलो करते हैं, आप जी। क्या कहना चाहोगे कि पेरेंट्स की बड़ी उम्मीद होती है, जी कई सर। बार बच्चा इमोशनली भी डाउन होता है या हाँ कई सर, बार ये मार्क्स बात नहीं आपने बनाते, सही तो आप कही। क्या कहोगे? बच्चे कई बार नर्वस भी होते हैं सर। मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और देखिए, कोई भी बच्चा हर समय नहीं पढ़ सकता, जी। एक टाइम होता है। तो कुछ समय ऐसा निकालें जब बच्चों खेल से खेलने के लिए जब चले बच्चों से जाइए। पढ़ाई की बातें ना करें, उनके पास आप बैठो जी। और उनके मन में क्या चल रहा है आप ये जरूर सुनिए। कई जी। बार होते हैं बच्चे नर्वस होते हैं, जब हम उनकी हर बात सुन लेते हैं और उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाता है, तो वो अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। बिल्कुल चाहे उस समय आप मतलब ऐसे उनके दोस्त बन के सुन लो, बच्चा सही कह रहा है मैम या गलत कह रहा है, आप इस चीज पे मत जाइए। जब वो चिल हो जाए तब आप उनको बताओ कि बेटा आप ये गलत बोल रहे थे या ये सही बोल रहे जी। थे। और उस समय हमारा फर्ज होता है कि हम उनके पास बैठ के थोड़ा सा समय दें। हम पेरेंट्स ना बने, हम उनके दोस्त बन जाए और वो बिल्कुल। जो भी कहें हम उनकी बात सुने। सर ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर मार्क्स नहीं आए हाँ। तो एक जो पीयर प्रेशर है बच्चे के ऊपर, कलीग्स का, वो तो है ही, पेरेंट्स का टॉन्ट अलग आता है। बेटा अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा हम टीचर हैं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हमें लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे भाई वो अपना कर रहा है, हाँ, समाज को तो आप ये बोलो कि बेटा समाज का जो भी होगा हम निपट लेंगे, हाँ, तुम फ्री माइंड होके पेपर करो। फिर वो बोलेगा नहीं बन रहा है, दोबारा कोशिश कर बच्चे। 3 बार प्यार से बोलो, चौथी बार में डांटो भी, लेकिन जो पीयर प्रेशर उसके ऊपर ऑलरेडी है वो अलग से मत पटको कि समाज में क्या जवाब देंगे। समाज भाई, अगर मैं पैदा हुआ हूं तो क्या मैं समाज को साथ में लेके पैदा हुआ हूं? हाँ, सही बात है। अकेले ही पैदा हुआ हूं? नहीं यार, बहुत अच्छा तो था जैसे। नहीं, ये नहीं बहुत तभी तो देखो डॉक्टर हर्षित। नहीं तो वो चीज है ना, पापा ने मेरे को कभी प्रेशराइज नहीं किया बेटा मैं किसको क्या जवाब दूंगा। मैंने कहा पापा ऐसा है कि मेरे से नहीं बन रहा है, तो बोले क्यों नहीं बन रहा है? मैंने कहा बस नहीं बन रहा है और बाकियों से बन रहा है। तो बोले बेटा बाकियों का अपन करेंगे क्या, तू ये बता। बिल्कुल बिल्कुल, यही रीजन है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है। सर आप भी बोलना चाहेंगे इस पे कुछ? बस मैं हर पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा, जहाँ तक मेरे नॉलेज की बात है, कि बच्चे के ऊपर, हाँ, बच्चे की केयरिंग करना जरूरी है। और ख़ास तौर से जैसे मेरे वाइफ ने मेरे बच्चों की केयरिंग की है, इस चीज़ से मैं कतई जो है दूर नहीं जा सकता कि उन्होंने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार भी दिया और देख रेख भी की। और मैंने सिर्फ ऊपरी तौर पर अपना फर्ज अदा किया है कि जो मुझे लगा कि बच्चा गलत कर रहा है वहाँ डांटा भी है जी। और नज़रों में भी रखा, नज़रों में बराबर रखा कि बच्चा कहीं गलत तो नहीं जा रहा है। इस चीज़ के लिए रहा कि बाहर जो है बच्चा गलत नहीं जाना चाहिए। तो हर माँ बाप से मेरी यही उम्मीद है कि बच्चे को यदि वाकई निकालना है तो उनकी माँ को बच्चों को बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहना पड़ेगा जी। और फादर को भी इस चीज़ का सपोर्ट करना पड़ेगा, ना कि समाज का सपोर्ट। समाज अपनी जगह है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है। आप ये कभी ना बच्चे के ऊपर प्रेशर डालो कि हमारी समाज में क्या इज्जत होगी, हमारी इज्जत कुछ नहीं होगी जी। बच्चा आपका टॉप करेगा, बच्चा आपका निकलेगा तो आपकी समाज में बहुत बड़ी इज्जत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कब करेगा? जब वो फ्रेश माइंड में होगा, उसका पूरा सपोर्ट होगा आपका। आप सपोर्ट करेंगे तो वो बच्चा आगे जरूर बढ़ेगा, और वो जब जरूर बढ़ेगा तो उसको समाज भी सपोर्ट करेगा। जी जी। पर आप पहले से सोच के चलते हैं हमारी समाज में क्या इज्जत होगी, उससे बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैम कितने इंस्टेंसेस हैं कि नीट एस्पिरेंट्स ने सुसाइड कर लिया, मिल गई क्या समाज में इज्जत?
बच्चा ही चला गया ना, बच्चा ही चला गया, बच्चा ही चला गया, इज्जत का करोगे क्या? ऐसी सोसाइटी में क्या आपको रिस्पेक्ट चाहिए? तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई, आपके पूरे परिवार से आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो सार्थक से, अगर आप बच्चे नीट 2027 के लिए ड्रॉप करने का प्लान कर रहे हैं और आप भी सार्थक की तरह टॉप रैंक के साथ एम्स में जाना चाहते हैं, तो डेली आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, डेली तीनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं खुद कर दूंगा, आप सेल्फ स्टडी का ये छोड़ के, क्योंकि पेपर जैसे इसने बताया बहुत अच्छी बात बोली कि भाई 2025 में फिजिक्स टफ आया, 26 में फिजिक्स केमिस्ट्री, और अब 27 में तीनों टफ आ गया, तो फिर बोलोगे इस बार मैं बायो की वजह से रह गया। तो तीनों सब्जेक्ट करने हैं और तीनों के डाउट डेली के डेली अपने सब्जेक्ट टीचर से क्लियर करने हैं, और प्रॉपर एक सिस्टम के साथ, मेंटरशिप के साथ पढ़ाई करनी है। और पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने सुना है सार्थक साहू के पेरेंट्स से, वो 2 डॉक्टर बना चुके हैं पहले ही अटेम्प्ट में। तो जैसे मम्मी ने बताया कि हमें बच्चे का साथ देना है, हमें उनकी केयर करनी है, हमेशा उनके साथ खड़े रहना है। डॉक्टर हर्षित ने, इनके बड़े भाई ने हमें बताया कि बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना है, ये नहीं देखना कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कर लेगा जब बच्चा ही नहीं रहेगा। तो इनके पापा ने उनको ऑब्जर्व किया है, टाइम टू टाइम गाइड किया है। तो हम सबके लिए सीख बनती है कि हम ऑब्जर्वेशन में रखें, जरूरत पड़ने पे डांट लगाएं, टाइम पे अप्रिशिएट करें और अपने बच्चे का पूरा साथ दें। तो यही अब यहाँ पे इंटरव्यू हम समअप करते हैं, और जो बच्चे कोटा आ रहे हैं उनके लिए नीट 2027 के लिए स्पेशल ड्रॉपर बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रीम 2.0। आप बस फॉलो करो। थैंक यू।